नमस्कार मित्रों, कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए देश की प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर उर्मिला शिरीष की लिखी हुई कहानी ऑन स्क्रीन। उर्मिला शिरीष जी के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। वे एक चर्चित कहानीकार, उपन्यासकार एवं कुशल संपादक हैं। वे केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली की जनरल काउंसिल की मेंबर तथा स्पंदन संस्था भोपाल की अध्यक्ष तथा संयोजक हैं। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्यों? उस पागल आदमी से शादी करके मैं खुद पागल हो जाऊँगी। 24 घंटे फ़ोन पर रहता है। खुद तो रहता है, ये मुझे भी मजबूर करता है कि हर समय व्हाट्सएप कैमरे पर रहो। तुम्हें मालूम है कि सारी बुकिंग हो चुकी है। आने वाले मेहमानों ने टिकट बुक करवा लिए हैं। तुम खुद 4 महीने से शॉपिंग कर रही थी। कार्ड पोस्ट हो चुके हैं। तो क्या करूं? आपको लोगों की, उनके पैसों की चिंता है, मेरी नहीं। वो मुझे पागल कर देगा। ऐसा क्या किया उसने? पहले तो तुम लोग रात रात भर चैटिंग किया करते थे। हर वक्त मेरे सिर पर चढ़ा रहता है। हर बात में टोका टाकी, सवाल जवाब। कैसे? मोबाइल व्हाट्सएप पर सुबह उठते ही फ़ोन आ जाता है, नाश्ता बनाते हुए, घूमते हुए, गाड़ी चलाते वक्त, यहाँ तक कि बाथरूम में तक। कितना ख्याल रखता है तुम्हारा। ये ख्याल नहीं है, ये पीछा करना होता है। पल्लवी, नया नया संबंध है, लड़के क्रेजी होते हैं, आकर्षण होता है। तेरे पापा भी हमें रोज़ पत्र लिखा करते थे और हर शनिवार इतवार आकर चौराहे की दुकान पर बैठे रहते थे जहाँ से मैं निकलती थी। पर वो कैमरा लेकर तो नहीं बैठते होंगे। तुम भी तो यही चाहती थी कि वो व्हाट्सएप पर रहे, तुम्हारे कपड़े ज्वेलरी देखे, तुम उसको हर चीज़ दिखा दिखा कर पसंद करती थी। लेकिन कहीं तो एंड होना चाहिए मम्मी। देखो, उसी का कॉल आ रहा है। हेलो, कहाँ जा रही हो? मार्केट, फिर अपने दोस्त के साथ लंच पर जाऊंगी। कब तक लौटोगी? 4 बजे तक। ओके, अगर मैं मीटिंग से फ्री हो गया तो कॉल करूँगा। नहीं नहीं, आप अपना काम कर लो, मैं जब घर आ जाऊंगी तब फ़ोन कर लूँगी, उसने रूखी आवाज़ में कहा। अपनी दोस्त से नहीं मिलवाओगी? बाद में। अच्छा, चलती हूँ, बाय। फ़ोन पर रहो ना, क्या दिक्कत है? सॉरी, हम दोस्तों के बीच आप क्या करोगे? हो सकता है कोई अपनी बात आपके सामने शेयर ना करना चाहती हो, तो तुम म्यूट करके रख सकती हो। नहीं, अच्छा नहीं लगता है, वो झुंझला कर बोली। चल मोना, पल्लवी ने उसी के सामने मोना को आवाज़ लगाई। तुम्हारा रूम तो तुम्हारी कुश्ती की गवाही दे रहा है। उसने अपना कमरा देखा जो सामान से भरा पड़ा था। चारों तरफ बिखरा सामान, खुले पड़े सूटकेस, इधर उधर पड़े जूते चप्पल, मेकअप का सामान, चूड़ियाँ। यही हाल बाथरूम का था। उसे ब्यूटी पार्लर जाना था, फेशियल वैक्सिंग करवानी थी, बालों में कलर करवाना था। मेकअप और अंग प्रत्यंग को गठीला और सुंदर बनाने का एक एक बात का विवरण उसको नहीं दिया जा सकता था। यह रिश्ता मैरिज ब्यूरो की एक साइट से हुआ था। हजारों लड़कों को देखने के बाद ये अर्थात आशुतोष पसंद आया था। सामान्य पैकेज से लेकर शादी करवाने वाले बिचौलिए तक का पैकेज पल्लवी 2 बार ले चुकी थी। बायोडाटा में कुछ और लिखा होता और मिलने या बात करने पर कुछ अलग ही जानकारी निकल कर आती। यही हाल चेहरे मोहरे का था। फ़ोटो कोई और होती और सामने दिखती शक्ल एकदम अलग नज़र आती। पिछले 5-6 महीने से दोनों चैटिंग कर रहे थे। 2 माह पहले ही उसके माता पिता मिलने आए थे। उसके घर का वैभव देखकर वे अभिभूत हो गए थे। अच्छी खासी संपत्ति की मालकिन है वो। माता पिता ने हिसाब किताब लगाया कि इतनी संपत्ति तो लड़का पूरी ज़िंदगी में नहीं जुटा पाएगा। सारी बातें तय हो गई थीं। शादी सगाई की तारीखें, रिश्तेदारों के लिए लेन देन, खाने से लेकर रिसेप्शन तक और हॉल की बुकिंग तक, घूमने से लेकर नया मकान लेने तक का प्लान बन गया था। कोई भी ऐसी बात, रीति रिवाज जो शादी के आरंभ, मध्य और अंत तक निभाए जाते हैं, उन पर भी बात हो चुकी थी। कोई भी ऐसा विषय नहीं बचा था जिसके बारे में उनके बीच चर्चा न हुई हो। लड़का लड़की ने अपनी अपनी पसंद के कपड़े और ज्वेलरी तक साथ में जाकर खरीद ली थी। अब पल्लवी को लगने लगा था कि आशुतोष ने जो नौकरी और सैलरी बताई थी वो तो उतनी है ही नहीं। उसने सच जानने के लिए एक तरकीब निकाली। आप मुझे हमेशा मोबाइल पर ऑन स्क्रीन रखते हो, ऑफिस में मुझे भी साथ रखा करो। ऑफिस में मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, तुम तो जानती हो सारे काम मोबाइल से ही होते हैं। दूसरा मोबाइल ले लो, मेरी खातिर इतना तो कर सकते हो। कोई ज़रूरत है नहीं दूसरा मोबाइल लेने की, पर्सनल समय में तो हम साथ होते ही हैं। चलिए फ़ोन रखिए, मुझे चेंज करना है।
पल्लवी का मूड खराब होने लगा था। करो ना चेंज, आप फ़ोन पर हो, इतनी छूट मैं किसी को नहीं देती हूँ। मतलब मेरी मम्मी भी मेरे कमरे में नहीं आती हैं, पर मैं तो आ सकता हूँ। आशुतोष हंसते हुए बोला। आज उसका ठहाका पल्लवी को अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि इससे पहले देर रात तक वे दोनों बातें करते रहते थे। उन दोनों के ठहाकों से रात्रि का अंधेरे में डूबा सन्नाटा छितरा जाता था। कई बार ये भी होता कि बातें करते करते वे दोनों सो जाते और मोबाइल ऑन रहता। तुम सुबह इतनी देर तक सोती हो? हाँ, रात भर जागेंगे तो सुबह लेट ही उठेंगे ना। रेगुलर या कभी कभी? मेरी आदत है लेट उठने की। यहाँ लेट सोना देर से उठना नहीं चलेगा। अरे यार, शादी से पहले तो अपने मन की ज़िंदगी जीने दो। और ये तुम्हारा बिस्तर ऐसे क्यों पड़ा है? क्या यही देखने के लिए वीडियो कॉल करते हो? तुम्हारी आदतें जो सुधारनी हैं। अगली बार से उसका कॉल आने से पहले अपना रूम व्यवस्थित करती, कपड़े जमा कर रखती, दीवारें साफ करती। फिर भी जब भी वो देखता तो दो चार बातें सुना ही देता। जिम जा रही हो? हाँ, तैयार हो रही हूँ। तो कैमरे पर रहो ना। नहीं, मेरा मन नहीं लगता है। मैं अपना पसंदीदा संगीत सुनते हुए एक्सरसाइज करती हूँ। मैं भी तो देखूँ तुम कितनी देर तक एक्सरसाइज करती हो। फिर वहीं से आशुतोष नसीहतें देना शुरू कर देता। इतने महंगे जिम में जाने की क्या ज़रूरत है? घर में जब ट्रेडमिल है तो उसी को यूज़ क्यों नहीं करती हो? और ये इतने महंगे सप्लीमेंट्स लेने की क्या ज़रूरत है? जूस पियो, नींबू पानी लो। इतना बटर क्यों खा रही हो? ये कपड़े ठीक नहीं लग रहे हैं, थोड़े ठीक ठाक कपड़े पहन सकती हो। क्या साड़ी पहनकर जिम में जाऊँ? साड़ी नहीं, लेकिन थोड़े ठीक ठाक कपड़े। ओके, मैं रखती हूँ। नहाना है, मम्मी को लेकर मार्केट जाना है। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। गाड़ी स्लो चलाना। ओके। गुस्से में पल्लवी ने मोबाइल पटक दिया। मम्मी, क्या इसको कोई काम नहीं रहता? वो तुम्हारे पीछे पागल हो गया है, माँ उसको चढ़ाते हुए हंसती। आपको हंसी सूझ रही है और मेरा दम घुट रहा है। कहाँ हो? वो मैसेज करता है। मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ। तुम ऑनलाइन थी मतलब? क्या तुम यही देखते रहते हो कि मैं कब किससे बात कर रही हूँ? क्या तुम नहीं जानते कि आजकल हर काम, हर पेमेंट फ़ोन से ही होता है? ये तुम्हारे साथ कौन है? मेरा कज़िन है। बात करवाओ। तुम तो मम्मी के साथ जाने वाली थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लो बात करो आशुतोष से। ओके, मैं रखती हूँ। फ़ोन ऑन रहने दो ना, क्या बुराई है? पल्लवी ने फ़ोन काट दिया। इसी तरह पीछे लगा रहता है। ऑफ़ कर दिया करो, कज़िन ने सुझाव दिया। इधर उसने फ़ोन बंद किया, उधर उसने पल्लवी की मम्मी को फ़ोन लगाना शुरू कर दिया। आंटी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पल्लवी का फ़ोन बंद आ रहा है, फ़ोन नहीं उठा रही है। आंटी, उससे कहिए मैं उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। उन्होंने यश अर्थात कज़िन को फ़ोन लगाया। पल्लवी से बात करवाओ। तुम आशुतोष का फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? वो कब से फ़ोन लगा रहा है, बात कर लो। मैं काम करूँ या उससे बात करूँ? पल्लवी झुंझला कर बोली। शाम को जब पल्लवी घर पहुंची तो देखा मम्मी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा है। अब क्या हुआ? तुम आशुतोष को जानबूझकर अवॉइड कर रही हो? अरे कुछ दिन की तो बात है। आशुतोष का फिर फ़ोन आ गया। दिन भर कहाँ घूमती रहीं? क्या क्या खरीदा? वाह, अब इस समय? हमारे यहाँ तो महिलाओं को अकेले जाना अलाउ ही नहीं है, वो भी रात में है। तो क्या हुआ? मैं तो रात 11-12 बजे भी आ जाती हूँ। डर? किससे डर? क्या मैं कोई छोटी बच्ची हूँ? मुझे किसी से नहीं डर लगता। मेरी मम्मी को ये सब मत बता देना, उन्हें टेंशन हो जाएगा। वो सामने बैठा चाय पी रहा था। मैं थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। इस समय तुम्हारा कोई टाइम है या नहीं? आप मुझे बात बात पर मत टोका करो, कहकर पल्लवी ने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद ही वो लगातार कॉल कर रहा था। पल्लवी ने एक बार फिर से उसकी कंपनी का स्टेटस चेक किया, उसकी फ़ेसबुक फाइल खोल कर देखी, उसके मम्मी पापा की फ़ेसबुक पर जाकर एक एक फ़ोटो ध्यान से देखी। मन बार बार क्यों संदेह से भर उठता है, क्यों बेचैनी होने लगती है। उन दोनों के बीच शादी से पहले ही अनंत दूरियां बढ़ती जा रही थीं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? किससे कहे? लोग मजाक बनाएंगे कि तब से क्या कर रही थीं। पिछला लड़का भी इसी पता करने के चक्कर में हाथ से निकल गया था। बाद में पता चला था कि लंदन में उसकी तलाकशुदा पत्नी और एक बेटा है। तलाक के बाद वो भारत आकर माँ बाप की पसंद की लड़की से विवाह करना चाहता था। क्या पता इसके बारे में भी कोई ऐसा ही सूचना निकल आए। पल्लवी का मन घबराने लगता था। शुरू से ही कम बात करनी चाहिए, मम्मी समझा रही थी। मैं क्या करूं?
कहा था ना, जितनी बात करोगी उतना ही संबंधों का महत्व और मर्यादा कम हो जाएगी। पल्लवी को अपनी सहेली की शादी में जाना था। वो तैयार होकर गाड़ी में बैठी ही थी कि आशुतोष का फ़ोन आ गया। अकेली अकेली क्यों जा रही हो? आजकल कितनी घटनाएं घट रही हैं, छेड़खानी की, बलात्कार की, इसलिए ना कि गुंडों बदमाशों को मौका जो मिल जाता है। तो क्या हुआ? क्या सारे गुंडे बदमाश मेरे ही पीछे लगे रहेंगे? लौटने में देर नहीं हो जाएगी? तो क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी अलाउ कर देती हैं? हाँ, मेरी मम्मी इंटरफेयर नहीं करती। रुको, मैं आंटी से बात करता हूँ कि तुम्हारे साथ किसी को होना चाहिए। आंटी, आप पल्लवी को अकेले जाने दे रही हैं? देखिए समय कितना ख़राब है। हमारे यहाँ तो 7 बजे के बाद निकलना अलाउ ही नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं है बेटा, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। हम लोग कभी इतना डर कर रहे ही नहीं। पल्लवी सारा घर परिवार संभालती है, बाहर भी अकेले आती जाती है, वो निडर है। आंटी, दुर्घटनाएं कहकर नहीं आती हैं। प्लीज़ उसका यूँ आधी रात को आना जाना बंद करिए। सुनो, तुम अकेली नहीं जाओगी। पल्लवी ने मोबाइल ऑफ किया और गाड़ी उठाकर चल दी। बाद में कभी वो पल्लवी को तो कभी उसकी मम्मी को लगातार फ़ोन लगाता रहा, मैसेज करता रहा। पल्लवी ने रिसेप्शन अटेंड किया, बारातियों के साथ खूब नाची, मस्ती की और रात में वहीं रुक गई। विदाई के बाद वो अपने घर लौटी। रात भर की थकान सिर पर थी, आकर सो गई। 7-8 घंटे की लंबी नींद उसने ली। ये सब सामान्य सी बातें थीं जो अभी तक होती आई थीं, पर इन्हीं सामान्य बातों पर आशुतोष के कारण इतना तनाव बढ़ गया था कि वे एक अनकहे बंधन में बंधते जा रहे थे। उसके ऊपर मोबाइल के कैमरे की नज़र हर समय पीछा करती रहती थी। उसका मन कर रहा था सारे कैमरे बंद हो जाएं और वो चैन की सांस ले। शाम को 4 बजे पल्लवी की नींद खुली। उसने अपना मोबाइल पर्स से निकाला, चार्ज किया, देखा रात 2 बजे तक, फिर सुबह से लेकर अब तक आशुतोष के 57 मिस कॉल पड़े थे। मैसेज अलग, कहाँ हो, फ़ोन उठाओ, घर पहुँची, मुझे चिंता हो रही है, तुम बहुत लापरवाह हो, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बहुत छूट दे रखी है। 5 मिनट भी ना हुए थे कि आशुतोष का फ़ोन आ गया। बदतमीज़ी की भी हद होती है। सामने वाले को पागल समझती हो? मैं फ़ोन पर फ़ोन लगाए जा रहा हूँ और तुम एक बार फ़ोन नहीं लगा सकती थी? बता सकती थी ना? इतनी अराजकता तो मैंने कहीं नहीं देखी। सुनो, पहले तो आप चिल्लाना बंद करो। अभी आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मेरे माँ बाप बैठे हैं। अराजकता मेरी लाइफ में नहीं, तुम्हारी लाइफ में है। तुमको घंटों बात करने की फुर्सत कैसे मिल जाती है? तुम जॉब करते भी हो या नहीं? क्या बकवास कर रही हो? सच कह रही हूँ, जब से रिश्ता तय हुआ है तुमने तो न सिर्फ हमें, हमारे परिवार को अपनी पसंद, अपने असूलों, अपने विचारों के तराजू पर रखकर पत्थर रखते जा रहे हो। मेरी माँ ऐसे क्यों बात करती है? वे जीन्स क्यों पहनती हैं? मांग में सिंदूर क्यों नहीं भरती हैं? उनके ख्यालात इतने आज़ाद क्यों हैं? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे ऊपर लगाम नहीं लगाई है? पापा कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? अरे हम लोग एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, एक दूसरे को स्पेस देते हैं, घर में घुसकर दुनिया से दबकर डरकर नहीं रहते हैं। हमारा एक सर्कल है जहाँ सब लोग एक दूसरे की कद्र करते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि आज तक अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं गढ़ पाए हो। सांस लेते हो तो माँ की मर्जी से, कपड़े पहनते हो तो बहन की पसंद के। मुझे तो शक है कि तुम प्यार भी माँ और बहन की मर्जी से करोगे। पल्लवी गुस्से से थर थर काँप रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसने फ़ोन ऑफ किया और उठकर बाहर निकल गई। उधर आशुतोष हाथ में मोबाइल लिए स्तब्ध सा स्क्रीन देखे जा रहा था, जहां अब ऐप्स दिखाई दे रहे थे। तुम मुझे डस्टबिन की तरह यूज़ करती हो, उसने मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा, क्योंकि तुम उसी लायक हो। मेरे परिवार को लेकर तुम्हारा रवैया अभी से निगेटिव है। ना तुम मेरे माता पिता के साथ रहना चाहती हो, ना ही मुझे रहने दोगी। मेरे सिवा उनका है ही कौन? मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? अभी से इतनी शर्तें कि मुझे लगने लगा है मैं शादी नहीं समझौता कर रही हूँ। किसी घर में नहीं, कांजी हाउस में जा रही हूँ। तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, पर ये जो खानदान भर के 22 लोगों के लिए कपड़े, सूट, साड़ियाँ, चांदी के सिक्के, सोने की चेन, अंगूठी, सबके लिए गिफ्ट के लिफाफे बनाए गए हैं, वो क्या है? ये दहेज मांगना नहीं तो क्या है? ये रिवाज है, शिष्टाचार, आदान प्रदान, सब जगह लिया और दिया जाता है। और रिसेप्शन तुम्हें देना है, पेमेंट हम लोग करें, क्या ये भी रिवाज है? आपको शौक है भव्य रिसेप्शन देने का, तो अपने पैसे से दो ना। मेरी माँ का खून क्यों चूस रहे हो? पल्लवी, बड़ों के बीच क्या बातें हुई हैं उसके बारे में मुझे पता नहीं है।
तो फिर मैं क्यों हर बात तुम्हारी बहन से पूछ कर करूँ? वो कैमरे पर रहकर शॉपिंग करवाती है, मुझे कौन सी ड्रेस कब पहननी चाहिए वो तय करती है। पल्लवी की उंगलियां इस समय मैसेज लिखते हुए दौड़ रही थीं। क्या हुआ, क्या फिर से झगड़ा हो गया? माँ ने आकर पूछा। आप बीच में मत पड़ो, पल्लवी माँ पर भी चिल्ला रही थी। और ये किसने कहा था कि वहाँ की नौकरी छोड़कर यहाँ नौकरी करोगे? क्योंकि यहाँ मकान है, गाड़ी है, मेरी माँ है तुम्हारी सेवा करने के लिए। घर जमाई बनकर रहने में शर्म नहीं आएगी तुम्हें? ये तो तुम्हारा सजेशन था कि तुम अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहती हो। यदि तुम यहाँ नहीं आना चाहती हो तो मुझे वहाँ आना पड़ेगा, यही सोचकर मैंने कहा था। उसने मैसेज लिखना बंद किया क्योंकि उसे ऑफिस पहुँचना था। वो 2-3 दिन से सोया नहीं था। उसकी आंखों के चारों तरफ काले बादल आकर ठहर गए थे। उसकी दाढ़ी बेतरतीब हो गई थी। वो एकदम हताश, दुखी और अपमानित महसूस कर रहा था। पल्लवी को समझाते समझाते उसकी ज़बान घिस गई थी। वो तो इतना भर चाहता था कि पल्लवी परिवार के हिसाब से परिवार के साथ रहे और एक पत्नी का फ़र्ज निभाए, पर वो भूल गया था कि पल्लवी के लिए पारिवारिक दायित्व तो नहीं, बंधन थे। अब शादी के मात्र 15 दिन बचे हैं और तुम हर रोज़ एक नया इशू लेकर बैठ जाती हो। यदि मुझसे इतनी शिकायतें थीं तो तभी मना कर देना था, इतनी बात आगे बढ़ती ही नहीं। मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझे प्यार करते हो, मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखोगे, मुझे अपने हिसाब से जीने दोगे। मैं तुम्हें मरते दम तक प्यार करूँगा, अपने होने वाले बच्चों को प्यार करूँगा, अपने मम्मी पापा को प्यार करूँगा, बहनों को प्यार करूँगा। फिल्मी प्यार की तरह मुझे प्रदर्शन करना नहीं आता है। कहते कहते आशुतोष का गला भर आया। वो रिकॉर्ड करके भेज रहा था। कितना नाटक कर रहा है, नाटकबाज कहीं का, उल्लू। पल्लवी ने मन ही मन गाली दी। ऐसे कमज़ोर लड़के से शादी करके मैं क्या करूँगी जो बात बात पर रोता ही रहता है। फ़िलहाल मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, पल्लवी ने वॉइस मैसेज किया। अब क्या हो गया? उसकी पर्सनालिटी का नया रूप देखने में आ रहा है। वो तो अंदर से खोखला है, रोअंटा, रोतोलू कहीं का। भावुक स्वभाव का है। उसकी मम्मी बता रही थी ना कि अपने कुत्ते की मौत पर 8 दिन तक रोता रहा था। ऐसे भावुक इंसान मुझे नहीं चाहिए। 5 महीने से पता नहीं था, अब इतनी कमियां कहाँ से निकल आईं? कितनी बदनामी होगी, क्या कहेंगे उनसे, अपने परिवार से। आपको परिवार और सबकी पड़ी है। अपनी बेटी को किस मुसीबत में डाल रही हो पता है ना? मैं उन्हें पैसे भेज चुकी हूँ। कब? मुझसे बिना पूछे? तुमसे पूछती तो। कल बुकिंग वालों को पैसे देने थे, वो हमारी मदद कर रहे हैं। 2 दिन नहीं रुक सकती थी? क्यों क्यों रुकना था? माँ बेटी के बीच में तीखी बहस चल रही थी कि तभी आशुतोष की बहन का फ़ोन आ गया। क्या हुआ, फिर कोई बात हो गई? शादी से पहले से जब यह हाल है तो बाद में क्या होगा? सुनो, आशुतोष ने मुझे सारी बात बता दी हैं। उस पर किसी तरह का प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। अपना गुस्सा अपने पास रखो, पानी पियो और शांत रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी हरकतों और बातों से सामने वाला इतना इरिटेट हो जाए कि ये मेरे और आशुतोष का मामला है, आपको बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। यही कह कह कर तो सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। क्या होता है पर्सनल मामला कि सुना सुना कर इंसान को टॉर्चर करो। 2 महीने की जान पहचान सगाई भर हुई है और तुम उसकी सारी ज़िंदगी को, सारे रिश्तों को ख़त्म कर देना चाहती हो पर्सनल मैटर कहकर। माँ बाप बहन पराए हो गए, दुश्मन हो गए, उसका जीवन तुम्हारे हिसाब से चले, है ना? पर तुम उसकी एक बात ना मानो। क्यों? हम सब कुछ ना बोलें, तमाशा देखते रहें? मैं दूर रहकर भी अपने घर को चलाती हूँ, तो मेरे भाई को जो चाहो सो कहोगी, उस पर शर्तें थोपोगी, उसको टॉर्चर करोगी, ये नहीं चलेगा। तुम BA पास, वो M.Tech। तुम घर में बैठी हो, वो जॉब कर रहा है इतनी बड़ी कंपनी में। उसे बेवकूफ़, डरपोक और चूहा कहती हो? आपका भाई 24 घंटे वीडियो कॉल पर रहकर मेरा पीछा करता है, कदम कदम पर रोकता टोकता है। क्या ये टॉर्चर करना नहीं है? आशुतोष की बहन ने शायद फ़ोन काट दिया था। पल्लवी क्षणों तक स्तब्ध सी खड़ी रही। आखिर वो कहना क्या चाहती थी? मुझे दबा कर रखना चाहती है? भाई का फेवर करने के लिए मुझे डांट रही है? समझती क्या है अपने को, बिच कहीं की। रख ले अपने भाई को जीवन भर अपने साथ। माँ, उन लोगों को मना कर दो, ये शादी नहीं होगी। पागल हो क्या? सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हो जाने दो, मुझे परवाह नहीं है। बड़ी मुश्किल से रिश्ता तय हुआ था। यदि शादी के बाद आपस में ना बने तो तुम वापस आ जाना। शादी तो हो जाने दो। क्यों क्यों हो जाने दूँ? ताकि मेरे नाम के साथ शादी का ठप्पा लग जाए। कम से कम शादीशुदा होने का स्टेटस तो रहेगा। क्या घटिया आइडिया है तुम्हारा।
पहले अच्छा था, लड़के लड़की के बीच बात नहीं होती थी, तत्काल शादी कर दी जाती थी, घर वालों का दबाव रहता था। तभी तो लड़कियां मार खाकर गालियां सुनकर जिंदगी भर ढोती थी पति और परिवार को। पल्लवी ने सारी चीज़ों से स्वयं को अलग कर लिया था। उन्हें रात भर नींद नहीं आई, रात भर मछली की तरह छटपटाती रहीं। अगर ज़बरदस्ती करती हैं तो किसी अनहोनी से मन घबराने लगता, और यूं ही रिश्ता तोड़ देती हैं तो पल्लवी जिंदगी भर यूं ही अविवाहित बैठी रहेगी। कितनी उमंग और उत्साह से तैयारियां कर रही थी। सोचा था शादी के बाद फ्री होकर अपने लिए समय निकालेंगी, लेकिन फिर वहीं आकर खड़ी हो गईं। लड़का तलाशने से लेकर लखनऊ के 4 चक्कर लगाने, शॉपिंग करने, रिश्तेदारों को आमंत्रित करने से लेकर टिकट करवाने तक कितना समय, कितना पैसा खर्च हो गया है। सब कुछ सामने रखा था, बैग, बॉक्स, सामान, टिकट। कितनी बार समझाया था कि थोड़ी कम बात करना, अनुशासन में रहना, शादी को तब तक निभा लेना जब तक कि एक बच्चा हो जाए। पर पल्लवी ने एक बात नहीं सुनी। पल्लवी अपनी शर्तें रखती रही और वो अपनी। मजबूत पेड़ जैसे आंधी तूफान में भी खड़ा रहता है, इसी तरह वे दोनों भी अपनी अपनी जिदों पर अड़े थे। न उन्हें माता पिता की भावनाओं की कदर थी, न प्रतिष्ठा का ख्याल, न समय बर्बाद होने का ख्याल था, न पैसे की बर्बादी का अफसोस। पल्लवी ने देखा आशुतोष के पिता के 3 मिस कॉल पड़े थे। उसने कॉल बैक नहीं किया। दूसरी सुबह माँ का कॉल था, पर उसने उन्हें भी कॉल बैक नहीं किया। इसे घमंड किस बात का है? महज बीए पास, नौकरी करती नहीं थी, रूप रंग औसत लड़कियों से ठीक था। हाँ, दादा परदादाओं की संपत्ति अलबत्ता उसके पास थी। उसी के दम पर वो रिश्ते बनाती थी और तोड़ती थी। पहले लड़कों को छूट देती थी और शादी तक आते आते इतनी जोर की लात मारती कि लड़का औंधे मुँह गिर पड़ता। उसके बाद वो हंसती मुस्कुराती, मजाक बनाती, अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाती। दहेज का केस लगा दूंगी अगर उन्होंने पैसे वापस नहीं दिए तो। छोड़ो भी, पैसों की बात मत करो, तुम सारी झंझटों से मुक्त हो गई हो ना, पिता ने समझाते हुए कहा, क्योंकि वे एक और बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहते थे। मेरे पास पूरी लिस्ट है सामान की, पैसों का हिसाब भी मांग लूँगी। उन्होंने पैसे मांगे ही नहीं थे, वो तो अपना ही काम कर रहे थे। उनका दिल अंदर ही अंदर कलप रहा था। वे क्या कहेंगे कि रिश्ता क्यों टूट गया? पल्लवी की ही गलतियां बताएंगे दुनिया के सामने? कौन विश्वास करेगा कि आशुतोष का रात दिन वीडियो कॉल पर रहना पल्लवी के जीवन का सबसे बड़ा बंधन बन गया था? माँ ने अपने मन की सारी व्यथा, सारी असफलता को परे रखकर इतना ही लिखा, बच्चों के बीच पैदा हुई गलतफहमियों के कारण ये रिश्ता टूट रहा है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। हमारे पास शादी के लिए जो पैसा था वो आपके पास भिजवा दिया था। आप अपने विवेक से और अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर निर्णय लें कि आपको क्या करना चाहिए। 3 हफ्ते बाद उनका मैसेज आया। बच्चों की स्वतंत्रता जब अराजकता में बदल जाए तो माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वे अराजकता और स्वतंत्रता में फ़र्क बताएं। घर संभालना, चाय पानी के लिए पूछना, ये तो सामान्य शिष्टाचार है। माता पिता को साथ में रखने वाले लड़के को माँ का पल्लू पकड़कर चलने वाला भोंदू कहकर, कमज़ोर आदमी बताकर उसे जलील करने वाली लड़कियाँ भूल जाती हैं कि ऐसे लड़के कमज़ोर नहीं, ताकतवर होते हैं, क्योंकि वे अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं। माँ बाप को अकेला तड़पने के लिए नहीं छोड़ते हैं। आपका पैसा जहाँ जहाँ, अर्थात होटल, घोड़ी, मेहंदी वाले, सजावट वाले, खाना वाले आदि की रसीदें रजिस्टर्ड डाक से भेज रहा हूँ। अपना बैंक डिटेल्स भेज दें ताकि जो भी पैसा बचा है वो ट्रांसफ़र कर दूँ। आपने सगाई में जो सामान और कपड़े वगैरह दिए थे वो मेरा एक आदमी लेकर आ रहा है। अपने वकील को कहिए कि वो हमें फ़ोन ना करे। पुनश्च, जैसे एक ईमानदार आदमी का बेईमानों के बीच काम करना मुश्किल हो जाता है, इसी तरह आज के माहौल में एक संस्कारी, माता पिता के प्रति समर्पित, जिम्मेदार लड़के को लड़कियां इतनी लातें मारती हैं, इतना जलील करती हैं, इतनी धमकियां देती हैं कि वो या तो डिप्रेशन में चला जाता है या आत्महत्या करने की कगार पर पहुंच जाता है। आशा है आप भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगी। इसी उम्मीद के साथ, सादर। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्मिला शिरीष की लिखी हुई कहानी ऑन स्क्रीन। आज के युवाओं का विवाह के प्रति जो नज़रिया है, उस परिदृश्य को दिखाती ये कहानी वास्तविक सी लगती है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा, साथ में शेयर भी करिएगा, और चाहें तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं।
साहित्य समाज का दर्पण होता है। ये कहानी सुनकर आपको ये चीज़ ज़रूर महसूस होगी। ठीक है, नमस्कार।